नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर संख्या 3, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। यहाँ पे क्रियाकलाप है। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे भाग में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परत के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परत के साथ यह गोली नीचे बैठती है। तो पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा कोर का है, तो बीच वाला हिस्सा मेंटल का है, तो ऊपर का हिस्सा भूपरपटी का है। तो यहाँ पर कोर पर जो गर्म गलित पदार्थ है वो पिघल करके तापमान दशाओं में परिवर्तन होता है, दाब दशाओं में परिवर्तन होता है। तो कैसे परिवर्तन होता है, तो इसके लिए अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के जब कोर से बाहर की तरफ हम लोग आते हैं तो तापमान क्या होता है, तापमान घटता है। दाब क्या होता है, दाब भी घटता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इसके विषय में। तो यहाँ से गर्म गलित पदार्थ जब ऊपर की तरफ आता है तो कुछ समय के लिए वो ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज़ उबाल खाता है, तो उबलने के बाद ऊपर आता है, फिर ऊपर की तरफ तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण फिर वो नीचे बैठ जाता है, फिर ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया के कारण कभी कभी गर्म गलित पदार्थ जो है वो बाहर आ करके जम जाता है, जिससे कि बहिर्वेदी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। और जब वो अंदर ही जम जाता है तो अंतर्वेदिक चट्टानों का निर्माण हो जाता है। इन्हीं चट्टानों के विषय में हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे समझने की मूल बात ये थी कि तापमान में जो परिवर्तन होता है, उस तापमान में परिवर्तन के कारण मैग्मा की जो गति होती है वो परिवर्तित होती रहती है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, इन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे चित्र संख्या 3.1 में एक फ्लो चार्ट बना करके इन चीज़ों को दिखाया गया है। इस फ्लो चार्ट का उपयोग हम लोग परीक्षाओं में डायरेक्ट कर सकते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी ऐसी ही आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब हानि होने का तात्पर्य है इसमें कि पृथ्वी की सतह को विरूपित कर देते हैं, नए प्रकार की सतहों का निर्माण कर देते हैं, अथवा जो कुछ प्रवस्थाएं तत्काल में पृथ्वी की सतह पर होती हैं उन सबको ये लोग परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें एक चार्ट बनाया है जिसमें ये बताया गया है कि अंतर्जनित बल या बहिर्जनित बलों के कारण किस प्रकार के बलों की उत्पत्ति होती है और उनसे कैसी कैसी घटनाएं पृथ्वी पर होती हैं। जैसे पृथ्वी की गतियों को दो भागों में बांटा गया, अंतर्जनित बल तथा बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल को दो भागों में बांटा है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। इसमें आकस्मिक बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी तथा भूस्खलन तथा पटल विरूपण बल के कारण पर्वत निर्माणकारी बल यानी से पर्वतों का निर्माण हो जाता है। बहिर्जनित बल में अपरदन और निक्षेपण होता है, जिसमें नदियों से बहता जल या फिर पवन या समुद्री तरंगे या फिर हिमनदों के कारण विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। यहाँ पे एक बात लिखिए, स्थलमंडलीय प्लेट। यह स्थलमंडलीय प्लेट होती क्या है, तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी हैं। तो जैसे कि हम लोग ये महासागर महाद्वीप सतह प्लेट वगैरह का जो कहानी है इसमें है क्या,
जैसे हम लोग भूगोल में एक चीज़ पढ़ते हैं कि जब सबसे पहले पृथ्वी की जो रचना हुई थी तो पृथ्वी पे दो भाग था। एक भाग जो था पूरी तरीके से जल से भरा हुआ था, जल से भरा हुआ हिस्सा था, तो इस भाग को पैंथालशा कहा गया। और जो इसके बाद एक भाग और था जो कि जल से घिरा हुआ हिस्सा था, उसको पैंजिया कहा गया। ये जो थी ये पैंजिया कहलाई, और जो ये बड़ा भाग था इसको पैंथालशा कहा गया। बाद में पृथ्वी में इसी प्रकार की भूभौतिकी घटनाएं होती गईं, और इन भूभौतिकी घटनाओं में जैसे कि कभी भूकंप, तूफान, सुनामी, इस तरह की घटनाएं हुई, तो इसमें भूकंपीय प्रक्रियाओं में ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती गई, और इन ज्वालामुखी प्रक्रियाओं में कई बार ऐसा होने के कारण ज्वालामुखी परिवर्तन हुआ, इसके पृथ्वी की सतहों में ब्रेकिंग टूट गई, तो इससे विभिन्न प्रकार की परतों में पृथ्वी जो पैंजिया था ये ब्रेक कर गया। इन्हीं की वजह से जो पृथ्वी पर 7 महाद्वीपों का निर्माण हो गया और 4 प्रमुख महासागरों का निर्माण हो गया। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, इन्हीं महाद्वीपों के निर्माण में जिन कैसे कहते हैं कि परतों का प्रयोग है, तो वो 7 प्लेटें हैं ये। इनके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार की प्लेट है। जैसे यदि भारत के विषय में बात किया जाए तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा, ये यहाँ से हिस्सा, तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, इस तरीके से बटा हुआ है। तो ये गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा भारत का है ये गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। और ये ऊपर का जो हिस्सा ये वाला, ये अंकारा लैंड का हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये ज्वालामुखी की संरचना बनाई गई, इसमें दिखाया गया है कैसे क्या होता है। तो ये मेंटल है नीचे की तरफ, उसके ऊपर भूपर्पटी है, नीचे मैग्मा कोस्ट है। मैग्मा कोस्ट में क्या है? गर्म गलित पदार्थ है। पृथ्वी से जब बाहर की जो पृथ्वी की आंतरिक दशा है उनमें तापमान क्या है? अधिक है। तो तापमान अधिक होने के कारण जो गर्म गलित पदार्थ है वो पिघलेगा और पिघल के बाहर आएगा, जिससे कारण वो लावा के रूप में निकास करेगा। जो निकास के लिए एक पाइप रूपी संरचना बन रही है, इसको वेंट कहा गया है। और जब लावा बाहर नहीं आएगा तो वो गैस राख के रूप में आएगा, और जिन हिस्से से बाहर निकलेगा वहाँ पे एक कपनुमा संरचना बन रही है जिसे क्रेटर कहा गया है। इसी क्रेटर में यदि मौसमी दशाओं के कारण बादल वगैरह से पानी भर जाता है तो इससे हम लोग क्रेटर झील बन जाती है, और जब ये झील की संरचना बहुत बड़ी होती है इसी को कोल्डेरा कहा जाता है। तो लावा जो है बाहर निकल करके ये बाहर के हिस्से में इस प्रकार से जम जाएगा, तो ये कि पर्वतनुमा संरचना निर्माण कर देता है। ये जो पर्वतनुमा संरचना है इसी को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो ज्वालामुखी जो कि यहाँ पे केन्या के पास में किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी स्थित है। तो ये जो ज्वालामुखी पर्वत हैं ये ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण इनका निर्माण हुआ है। अब जैसे कुछ यहाँ पे शब्दों की उत्पत्ति के विषय में बताया कि ये जेनिक्स में कैसे शब्द उत्पत्ति होती है। तो एंडो का मतलब होता है अंत, और एक्सो का अर्थ होता है बाहर यानी कि बाह्य। तो इसमें जेनिक शब्द जोड़ दिया, जैसे कि एंडो जेनिक यानी कि अंदर जो उत्पत्ति हो, और एक्सो जेनिक यानी जो बाहर से उत्पत्ति हो। ज्वालामुखी प्रक्रिया को समझने के लिए और भूकंप प्रक्रिया को समझने के लिए इसमें नीचे दिया गया है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर भूकंप पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है,
एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बताई गई है। उससे पहले भूकंप के बारे में एक क्रियाकलाप दिया गया ताकि हम भूकंप को आसानी से समझ सकें। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढककर बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप देखते हैं जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे चले जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में भी कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो इसमें जो चम्मच रखा, दाने रखा या मोती रखा, ये सामान्य रूप से पृथ्वी के जो बाहर की जो सैलें हैं उन सैलों के अपने कठोरता या फिर उनकी मृदुता के आधार पर ऐसा रखा है कि यदि कठोर सैल है तो कंपन होगा तो उससे ज़्यादा तेज आवाज़ आएगी, या फिर ज़्यादा तेज कंपन होगा, या उसी प्रकार से यदि सैलों की संरचना मृदुता है तो कंपन की जो गति होगी वो अधिक होते हुए भी उनका जो प्रभाव होगा वो कम होगा। जैसे कि महासागरीय तल पर कंपन हो तो जल में जो तरंगें उत्पन्न होगी उनसे सुनामी की उत्पत्ति होती है, और सुनामी कहीं न कहीं जल को प्रभावित करती है, लेकिन जो स्थल पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उससे ज़्यादा जान माल की हानि होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बनाया गया है जिसमें दिखाया है उद्गम केंद्र कहाँ है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और इस भूकंप उत्पन्न होने के स्थान पर तरंगें चलती हैं और भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। और पृथ्वी के सतह पर जिस स्थान पर पृथ्वी के कंपन को सर्वप्रथम उसका अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तथा भूकंप की जो तरंगें होती हैं वो अंदर और बाहर दोनों तरफ जाती हैं। तो अधिकेंद्र के जो पास की जो स्थिति होती है भाई पृथ्वी के ऊपर, वहाँ पर भूकंप का प्रभाव अधिक होता है, और जैसे जैसे हम लोग अधिकेंद्र से दूर की तरफ जाते हैं उस तरीके से भूकंप का जो प्रभाव क्षेत्र है वो कम होता जाता है, भूकंप का प्रभाव भी कम होता जाता है। एक समय के बाद भूकंप का प्रभाव समाप्त भी हो जाता है, परंतु सामान्य तो प्लेट सीमा की तरफ जाने पर भूकंप की जो भूकंप का जो प्रभाव क्षेत्र है वो कम होता जाता है। भूकंपी तरंगों के बारे में बताया यहाँ पे। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं: पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, यस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे तथा एल तरंगे यानी पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे पी तरंगों की बात करते हैं, और दूसरी तरंगे हमारी कौन सी थी, एस तरंगे थी, और तीसरी तरंगे एल तरंगे थी। तो पी तरंगे क्या होती है? पी तरंगों की इन्होंने कहा कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसे तरंगे? अनुदैर्ध्य यानी कि कैसी होंगी? ये ध्वनि की जैसी चलने वाली तरंगे होंगी। यानी ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से गति करती हैं, संपीड़न विरलन के रूप में गति करती हैं। यस तरंगे कैसी होती हैं? ये प्रकाश तरंगों की जैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगों जैसी हैं। यल तरंगे क्या हैं? ये सतह पर उत्पन्न होती हैं तथा ये पी तरंगों और एस तरंगों दोनों के जैसे गति करती हैं। ये जैसे इनको माध्यम मिलता है उसी हिसाब से ये गति करती तथा अत्यंत विनाशकारी होती है। पी तरंगे जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। एस तरंगे जो होती हैं वो केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, जबकि यल तरंगे जो होती हैं वो धरातल के समीप चलती रहती हैं। पी तरंगों की गति जो होती है सर्वाधिक होती है। एस तरंगों की गति पी तरंगों से कम होती है। एल तरंगों की गति सबसे कम होती है, किंतु एस तरंगी सतह पर चलती हैं
और सतह पर ही भूस्थलाकृतियाँ और जो जान माल या फिर मानव जीवन से संबंधित निर्माण है वो सब वे होते हैं। इसलिए धीमे चलने के बाद भी उनके कारण जो विरूपण बल उत्पन्न होता है उससे जो विनाश होता है वो अत्यधिक होता है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों को व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों को उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये सब कोई ऐसा घटनाएं नहीं है कि ये कोई दैवीय प्रक्रिया कारण हो रही हो। वो जीव पृथ्वी के आंतरिक भागों में रहते हैं तो उनको इसके विषय में पहले जानकारी प्राप्त हो जाती है। जानवरों के विषय में ऐसी बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मनुष्य है तो वो श्रव्य तरंगे सुन सकता है, तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पराश्रव्य तरंगों को भी सुन पाते हैं। इस कारण उनको ध्वनि के पहले जानकारी हो जाती है और वो उस प्रकार से अपनी गतिविधियां करने लगते हैं, जिससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। यहाँ गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश का एक दृश्य दिखाया गया है। भूकंप का एक अध्ययन करने के विषय में बताया गया कि भूकंप कैसे क्या हुआ। 2001 में 26 जनवरी यानी कि अपने ही स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के दिन भूकंप आया था। तो इसमें हुआ क्या, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाले भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप में स्कूल जो है वो सबसे अधिक प्रभावित रहे। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है, ऐसा समाचारों में दिया गया। तीसरे स्तर पर भुज में निराशाजनक हालात रहे। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुँचने का हालत चिंताजनक रही। जैसे भुज की तबाही, तो उसमें फ़ोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग लगने की घटनाएं हुई। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकाल स्थिति की घोषणा की और आपातकाल स्थिति की घोषणा और अपने देश के संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार की जाती है। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। तो ये एक प्रकार से एक प्राकृतिक आपदा हुई और उस प्राकृतिक आपदा के क्या प्रभाव हुए, तत्कालीन स्थितियाँ क्या थीं, सरकार के द्वारा उन आपदाओं से उस आपदा से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए तथा वहाँ के लोगों को उस आपदा के विषय में किस प्रकार से जागरूक किया जाए तथा भविष्य में ऐसी आपदाओं आने पर क्या किया जाए, इसके विषय में समाचार पत्रों में छपे हुए ये लेख हैं। जैसे आज भी कोई आपदा होती है तो उनके विषय में इसी प्रकार से लेख छापे जाते हैं। इनके अध्ययन से हम लोग ये समझ पाते हैं कि आपदाओं के समय किस प्रकार से प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भूकंप के बारे में दिया गया है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया है। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें, इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें और कल्पना करें कि यदि स्कूल के समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। तो जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली अथवा जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो इसमें ये बात समझने की है कि जैसे भूकंप की तीव्रता जो होती है रिक्टर स्केल पर जब 1, 2, 3, 4 के क्रम में बढ़ती है तो वह प्रति एक संख्या बढ़ने में लगभग 10 गुना प्रभाव को बढ़ा देता है। यानी कि जो 5 रिक्टर का स्केल होगा वो 6 रिक्टर के स्केल की तुलना में 10 गुना कमज़ोर होगा अथवा 7 रिक्टर का जो भूकंप होगा वो 6 रिक्टर भूकंप की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा।
तो इस प्रकार से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार के भूकंप के कारण प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। अभी हाल ही में तुर्की में भूकंप आया, जिस कारण लगभग 12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है तथा इसमें मानव का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो सकता। हाँ, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं तथा बचाव के उपायों को आसानी से करके कुछ हद तक होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके विषय में बताया गया है भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, ताकि जो ऊपर से गिरने वाले सामान है, वस्तु हैं, वो हमारे सर पर ना लगे या फिर हमारे शरीर को कम नुकसान पहुंचाए। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, जिससे आग लगने की संभावना हो सकती है, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, जैसे खिड़कियाँ टूटने से चोट लग सकती है। दर्पण व तस्वीर फ्रेम से, इनमें शीशे के फ्रेम लगे होते हैं, उनसे हमारे शीशे शरीर में धंस सकते हैं, गड़ सकते हैं। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। किसी भी प्राकृतिक आपदा के हम लोग निर्धारण तो नहीं कर सकते और उनके विषय में बहुत पहले से पता भी नहीं कर सकते, उसके लिए तैयारी महत्वपूर्ण होती है। अब इसे हम लोग आगे देखेंगे कि मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन व निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इन स्थलाकृतियों के निर्माण के विषय में बताया गया है। जल के से बनने वाली कुछ स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे नदी के कार्य में दिखाया। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी पे गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि नदी को जलप्रपात बनाते हुए सामान्य रूप से होता क्या है कि ये जो नदी का जो पानी बह रहा है, इसमें होती है गतिज ऊर्जा, और ये गतिज ऊर्जा जब किसी सतह से नीचे की तरफ आती है तो ये नीचे की तरफ जब आती है तो ये स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है और स्थितिज ऊर्जा कर ये चट्टानों में कटाव करती है। तो जो कठोर चट्टानें होती हैं वो आसानी से नहीं कटती हैं, परंतु जो मृदु चट्टानें होती हैं वो आसानी से कट जाती हैं। और मृदु चट्टानें कटने कर एक ढालनुमा संरचना बन जाती है। जो ढालनुमा संरचना को से जल जब ऊपर से नीचे की तरफ तेज़ी से गिरता है तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रपात होना, यानी कि जल का प्रपात होना, गिरना, यानी इसी से हमको जल प्रपात का निर्माण होता है। अब ये जो गतिज ऊर्जा ये तेज़ी से नीचे की तरफ गिरती है और यहाँ पर गड्ढा बना देती है, ठीक है। ये आप स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये जो ऊर्जा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, उसमें जैसे हम लोग फिजिक्स में फार्मूला पढ़ते हैं mgh, जो कि ऊंचाई के हिसाब से होती है। ऊंचाई जितना अधिक होती है ऊर्जा की मात्रा उतनी अधिक होती है, उतना ही बड़ा जलप्रपात या फिर उतने ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाला जलप्रपात इसको माना जाता है। कुछ जलप्रपातों के नाम भी दिए गए हैं इसमें। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। अब यहाँ पे 3 जलप्रपातों के विषय में बताया गया, एंजल, नियाग्रा और विक्टोरिया। आप इनको लिख के भी याद कर सकते हैं, या आप इनको और आसान तरीके से देखा जाए तो आप इनके लिए क्या करें कि एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लें। जैसे ये हो गया हमारा, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये यूरोप वाला हिस्सा हो गया, और यहाँ से इस तरीके से आपने लिया, और ये अफ्रीका का हिस्सा हो गया आपका।
ये एशिया का हिस्सा हो गया और यहाँ पे बीच में ये भूमध्य सागर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये बीच में इंडोनेशिया वगैरह, ये भारत हो गया। तो अब इस तरीके से मैप बना लीजिए आप। इसमें तीनों जो भी जगहें बताई गई हैं उनको दिखा दीजिए। जैसे वेनेजुएला में बताया कि यहाँ पे एंजल जलप्रपात है, तो वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात दिखा लीजिए। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा पर यूएसए की सीमा पर स्थित ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको, बीच में उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे स्थित नियाग्रा जलप्रपात दिखा लीजिए। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात दिखा लीजिए। तो इस तरीके से आप करके याद कर सकते हैं इनको। ये यहाँ पे नियाग्रा हो गया, जैसे यहाँ पर आपका एंजल हो गया और यहाँ पे आपका हो गया विक्टोरिया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, पर फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। उत्थित का अर्थ ये होता है ना, उठा हुआ तटबंध। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, क्योंकि अवसादीकरण की प्रक्रिया होती है। और अवसादी प्रक्रिया में क्या होता है कि सिल्टिंग हो जाती है। सिल्टिंग क्या होता है, जमाव हो जाना। तो बीच बीच में नदी के जमाव हो जाता है मिट्टी के कणों का, जिससे कारण उसकी गति जो होती है वो धीमी हो जाती है और तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। निक्षेपण का तात्पर्य है कि उसको मलबा जो साथ में वो गतिज ऊर्जा से लेके आई है उसको वहाँ पे छोड़ देना, इकट्ठा हो जाना वहाँ पे। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। मुहाने का तात्पर्य है कि वहाँ से वो नदी समुद्र में जाके मिलने वाली है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रहण से डेल्टा का निर्माण होता है और इस प्रकार से जो एक बड़ा स्ट्रक्चर निर्माण होता है उसे डेल्टा कहते हैं। जैसे भारत में, यदि भारत के विषय में बात किया जाए तो हमारे देश में मुख्य रूप से देखें तो ये हमारा मैप है और यहाँ से गंगा नदी जो कि बह के आती है बाहर से, यहाँ से ये देखिए गंगा नदी यहाँ से बह के आती है और यहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है बांग्लादेश के पास में। और गंगा नदी मैदानी भागों से होके आती है। मैदानी भागों का निर्माण भी इसने अपनी कछारी मिट्टी के माध्यम से किया है, इसके जो चारों तरफ फैले हुए हैं। और यहाँ पे आकर के बंगाल की खाड़ी के तट पर विभिन्न प्रकार की वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। आज जो वितरिकाओं में विभाजित होती है इससे एक डेल्टा का निर्माण होता है। इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है तथा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। अब ये डेल्टा को समझने के लिए एक छोटी सी बात और हो सकती है कि ये नदी का मुहाना है और इस तरीके से स्ट्रक्चर एक ट्रायंगल के आकार का स्ट्रक्चर बन भी जाता है डेल्टा का। तो सिंबल पे डेल्टा कुछ ऐसा ही होता है। विश्व में भी कुछ प्रमुख डेल्टा हैं, जैसे नील नदी का डेल्टा जो कि भूमध्य सागर में आके गिरता है। नील नदी इजिप्ट में जो कि बहती है यहाँ पे इस वाले हिस्से में, यहाँ पे मिस्र देश है और यहाँ को भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी डेल्टा जो कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है। तो मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका से बहती है और वो यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे वो डेल्टा बनाती है।
एल्लो नदी का डेल्टा जो कि बोआई सागर में आकर गिरता है, तो एल्लो नदी जो कि चीन में बहती है, एल्लो नदी वो बोआई सागर में गिरती है, तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, प्रमुख डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा तो आपने पढ़ा ही, बंगाल में, जो कि सुंदरबन का डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भाग है। आगे हम लोग देखेंगे समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में बनाया गया है चित्र में समुद्र तरंगों से बनी आकृति। शुरुआती समय में समुद्री गुफा है, बाद में गुफा का आकार बढ़ता है, तटीय मेहराब बनते हैं, और तटीय मेहराब की जो शैलें हैं वो लगातार अपरदित होते हुए टूट जाती हैं, और इससे स्टैक लास्ट में एक खड़ी स्ट्रक्चर में संरचना बनती है। हिमनद के कार्य। हिमनदों के विषय में बताया गया। हिमनद यानी कि बर्फानी नदियाँ। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं, और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी में निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। भारत में भी हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद निमोड़ बनते हैं। कहाँ बनते होंगे? जैसे बात है, हिमालयन क्षेत्रों में बनते होंगे। कुछ प्रमुख हिमनदों के नाम याद करिए, जैसे सियाचिन के ग्लेशियर। पर्वतों के कार्य या पवनों के कार्य। तो क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? यदि देखा है तो उसको अपने दिमाग में चित्र उसको लाने का प्रयास कीजिए। बालू के टिब्बे यानी बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटे छोटे पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र संख्या 3.10 में आप इसे देख सकते हैं। ये जो बने हुए आकार के ये भाग हैं, ये वाले भाग, इस तरीके के भाग जो हैं ये बालू टिब्बे हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख रेगिस्तान भी हैं, उनके नाम भी आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। तो जैसे यदि हम लोग रेगिस्तानों की बात करें तो सोनोरन का रेगिस्तान है, और तकला मकान का रेगिस्तान है, गिब्सन का रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में, और सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, इस तरीके के रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में। भारत में थार का मरुस्थल सबसे बड़ा है। अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा का मरुस्थल बहुत बड़ा है। इस तरीके के कुछ मरुस्थलों के नाम याद करने का प्रयास कीजिए, परीक्षाओं की दृष्टि से अच्छा रहेगा। प्लेटें क्यों घूमती हैं? प्रश्न उत्तर आते हैं, देखते हैं। प्लेटें क्यों घूमती हैं? प्लेटें क्यों घूमती हैं?
तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता है, जिसके कारण प्लेटें उनके ऊपर होती हैं और वो भी घूमती हैं। बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या हैं? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स, तो जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अपर्दन क्या है? तो इसके बारे में पूछ रहा है आपसे कि अपर्दन क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से जो अपक्षय की क्रिया होती है तथा इस अपक्षयित पदार्थ को पवन, जल या हिम जैसे विभिन्न घटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं, तो उन्हें अपवर्तित पदार्थ कहा जाता है या अपरदन कहा जाता है। बाढ़कृत मैदानों का निर्माण कैसे होता है? बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टियों अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। ऐसी मिट्टियों पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। बालू टिब्बा क्या है? रेगिस्तानी भागों में पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं, जिसके कारण समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। चाप झील क्या है? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्ग को किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्ग लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहा जाता है। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो हम लोग इसमें जानते हैं कि सैल जो है वो समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है। किनारा और समुद्र गुफा तो होती है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है किसकी? तो हिमोड़ की विशेषता है। बाढ़कृत मैदानों से तो नहीं, पुलिनों से भी नहीं। पुलिनों का निर्माण समुद्री तरंगों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है? तो आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं आकस्मिक गति के कारण। वलन की घटना जो कि पृथ्वी के अंदर होती है, पृथ्वी की बाहरी सतह पर होती है, यह पटल निरूपण बल के कारण होती है। छत्रक शैलें पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं छत्रक शैलें? तो रेगिस्तानों में पाई जाती हैं छत्रक शैलें। चाप झील यहाँ पाई जाती है, कहाँ पे? तो हिमनद में या नदी घाटियों में या रेगिस्तानों में। तो हमको पता है कि जो विसर्ग होते हैं वो लंबे समय के बाद कट करके नदी की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं और उससे कारण जो कि नदी घाटियों में चाप झीलों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे सही जोड़े बनाने के लिए बताया गया है कि हिमनद क्या है? तो हिमनद क्या है? बर्फ़ की नदियाँ हैं। विसर्ग क्या है? तो विसर्ग जो हैं वो कहाँ बनते हैं? तो विसर्ग जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? विसर्ग नदियों में बनते हैं। पुलिन क्या होता है? तो पुलिन समुद्री तट पर होता है। समुद्री तरंगों से निक्षेपित अपरदित मिट्टी से जो तटों का निर्माण होता है उसे पुलिन कहते हैं। बालू टिब्बा क्या है? यह कहाँ पाया जाता है? तो बालू टिब्बा रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है। जलप्रपात कहाँ बनते हैं? तो जलप्रपात नदियों में बनते हैं। दूसरी बात है कि ये कठोर संस्तर शैलों के कटाव से बनते हैं। भूकंप क्या है? तो पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। कारण बताइए। कुछ सेल छत्रक के आकार में होते हैं। कुछ सेल जो हैं वो छत्रक के आकार में होते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो पवन सेल जो होती हैं वो सेलों के जो ऊपरी भाग है उसकी अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं। इसके कारण ऊपरी भाग जो है वो विस्तृत और खड़ा रह जाता है, नीचे का भाग कट जाता है, तो छत्रक की भांति दिखाई देता है। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्रों से या विभिन्न स्थानों से मिट्टी ला करके इकट्ठा की जाती है
नदियों के द्वारा कछारी मिट्टी इकट्ठा होती है और उस मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक हो जाती है। कार्बनिक पदार्थों का निक्षेपण अधिक होता है, जिसके कारण बाढ़ के मैदान उपजाऊ होते हैं। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। समुद्री गुफा में जब जल के माध्यम से कटाव अधिक होता है तो गुफा की जो परतें हैं वो अधिक अपरदित होती हैं। अपरदित होने के कारण उनका आकार बढ़ जाता है, जिससे तटीय मेहराबों का निर्माण हो जाता है। और तटीय मेहराबें लंबे समय के पुनः अपरदन के कारण वो छतों की दीवारें भी टूट जाती हैं और लास्ट में केवल छतें जो टूट जाती हैं, केवल दीवारें बचती हैं, जिन्हें स्टैक कहा जाता है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरने लगती हैं। तो भूकंप के दौरान हमें पता है कि जब भूकंपी तरंगें उद्गम केंद्र से अधिकेंद्र की तरफ बढ़ती हैं तो पी तरंगें जो कि सतह तक डायरेक्ट आती हैं, एस तरंगें जो कि ठोस भागों में केवल आती हैं, और एल तरंगें जो कि सतहों पर उत्पन्न होती हैं। और सतह को उत्पन्न होने के कारण उनसे जो विरूपण होता है, और उस विरूपण के कारण उनसे जो इस स्थल पर स्थित जो भी मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक संरचनाएं हैं वो टूट के गिरने लगती हैं, जिसके कारण कि विनाश होता है। दिए गए चित्र को देखें। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ इन्हें पहचानें और बताइए कि ये नदी के अपरदन अथवा निक्षेपण दोनों का परिणाम है या एक का परिणाम है। तो जो पहला चित्र है किसका है? तो जलप्रपात का चित्र है। तो जलप्रपात का निर्माण कैसे होता होगा? जलप्रपात का निर्माण नदियों के द्वारा कठोर शैलों, मृदु शैलों के अपरदन से होता है। 3 जलप्रपातों के बारे में भी हमने पढ़ा। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में, नियाग्रा जलप्रपात उत्तर अमेरिका में, तथा विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा में। ये दूसरा बना हुआ है, ये क्या है? विसर्प बना हुआ है। एक नदी है जो कि कठोर व मृदु चट्टानों को काटते हुए अपने गति के अनुसार संरचना का निर्माण की है, जो कि अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया से निर्मित है। तीसरी जो संरचना है वो मैदान की है, जिसमें अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के माध्यम से कछारी मिट्टी के जमाव के कारण मैदान का निर्माण हुआ है। ये बहुत उपजाऊ मैदान होते हैं। ऐसे एक साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।